हवालात में दो और मुजरिम भी थे। ये दोनों सिख थे। एक पहलवान टाइप का सिख था, दूसरा कम उम्र नौजवान सिख था। जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस मुझे कश्मीरी मुजाहिद होने की वजह से पकड़ कर ले आई है, तो पहलवान सिख कहने लगा, ये लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, खबरदार अपने साथियों के नाम न बताना। मैं खामोश रहा, मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद एक हिंदू जमादार हमें 2-2 रोटियां और दाल दे गया। मुझे भूख लग रही थी। दाल बदजायका थी और रोटियां भी जली हुई थी, मगर मेरी भूख मिट गई। दिन ढल रहा था कि मुझे थाने के हवालात से निकाल कर कैदियों की लारी में बिठाया और सीधा अमृतसर जेल में पहुंचा दिया गया। अमृतसर जेल मेरी देखी हुई थी। मैं इससे पहले भी यहाँ लाया गया था और यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था, मगर इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका था। जेल का वार्डन भी नया था। वहाँ किसी ने मुझे न पहचाना। रात के वक्त मुझे उसी तंग से कमरे में ले जाया गया और मुझसे पूछगिछ शुरू हो गई। मैं अपने बयान पर कायम रहा और यही कहता रहा कि मैं आम कश्मीरी मुसलमान हूँ और अपने एक कश्मीरी रिश्तेदार से मिलने अमृतसर आया था। पुलिस के डर से अपने आप को हिंदू जाहिर कर दिया। मेरा कश्मीरी मुजाहिदीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझ पर तशद्दुद शुरू हो गया। अमृतसर जेल के टॉर्चर सेल सारे इंडिया में मशहूर हैं। यहाँ तशद्दुद करने के ऐसे ऐसे आलात मौजूद हैं कि जिनको देखकर आदमी पर दहशत तारी हो जाती है। मुझ पर तशद्दुद के हर किस्म के आलात इस्तेमाल किए गए, मगर मैं अपने बयान पर कायम रहा। एक हफ्ते के बाद मेरी ये हालत हो गई थी कि जैसे जिस्म में जान न रही हो। मैं जेल की कोठरी में फर्श पर तकरीबन नीम बेहोश पड़ा रहा। यहाँ आकर पता चला कि हमारा दायमगंज में स्पाइंग की खुफिया ड्यूटी करने वाला मुजाहिद बदकिस्मती से श्रीनगर की पहाड़ियों में कमांडर शेरवान को वायरलेस पर कोई पैगाम भेजते हुए पकड़ लिया गया था और पुलिस उसके मकान के आसपास छुप कर बैठ गई थी कि अगर उसका कोई साथी उससे मिलने आए तो उसे भी पकड़ लिया जाए। पुलिस ने मुझे इसी बिना पर पकड़ा था। अमृतसर जेल पहले भी मेरी देखी हुई थी। पहले भी यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। अब मैंने देखा कि हिफाजती इंतजामात पहले से ज्यादा सख्त थे और जेल का छोटी आहनी गेट भी बंद रहता था और मुसल्लह गार्ड अंदर और बाहर पहरे पर मौजूद होती थी। मुझे यहाँ से बहरहाल फरार होना था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक अमृतसर जेल के हुक्काम को मेरे पूरे तबाहकुन रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था। इसकी वजह क्या थी ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे अभी तक पाकिस्तानी कमांडो ही समझा जा रहा था, जो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में आकर कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी के जिहाद में शामिल हो गया था। मैं इससे पहले सारे इंडिया में कैसी कैसी तबाहकुन कमांडो कार्रवाइयां कर चुका था। इस बारे में अमृतसर जेल के हुक्काम को अभी तक मालूम नहीं था। मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला जारी था। मुझे हर किस्म की अजियत पहुंचाई जा रही थी और मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश जारी थी। इस तरह जब 1 महीना गुजर गया और जेल के हुक्काम मुझसे किसी किस्म की मालूमात हासिल न कर सके, तो मुझे टॉर्चर सेल से निकाल कर कैदियों की कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे इतनी आज़ादी मुयस्सर आ गई कि मैं दिन के वक्त कैदी कोठरी से निकल कर दूसरे कैदियों के साथ वरांडे में थोड़ी देर बैठ जाता। मैंने बहुत गौर किया, कई तरकीबें सोची, मगर हर बार इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ से किसी मंसूबा बंदी के तहत फरार होना नामुमकिन है। मैं वहाँ रह भी नहीं सकता था। मुझे अमृतसर जेल से फरार होकर अपने साथी मुजाहिदों के पास वादिये कश्मीर में पहुंचना था। मैंने अपने साबिका तजुर्बात की रोशनी में बहुत सोच विचार की, लेकिन फरार का कोई रास्ता बज़ाहिर दिखाई न दिया। आखिर मैंने एक दलेराना फैसला किया। ये फैसला कमांडो उस वक्त करता है जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये अपनी जान पर खेल कर, बल्कि जान हथेली पर रख कर फुल एक्शन के साथ दुश्मनों के घेरे से निकलने की कोशिश करने का फैसला था। इसमें सिर्फ 1% जिंदा बचने के इम्कान थे, बाकी 99% मौत ही मौत थी। लेकिन मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने इस फैसले की रोशनी में जेल के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरी निगाह ज्यादातर जेल के बड़े गेट पर थी, जो कभी कभार सप्लाई का ट्रक आते वक्त या किसी अफसर की गाड़ी गुजरने के लिए खुलता था। बाकी आमदोरफ्त उस आहनी गेट के छोटे दरवाजे में से जारी रहती थी। अमृतसर जेल के बाहर का इलाका मेरे लिए नया नहीं था। एक तो मैं अपने स्कूल के जमाने में अमृतसर शहर में काफी फिरता फिराता रहता था। दूसरा, मैं एक बार यहाँ से फरार हो चुका था और मुझे मालूम था कि जेल के जुनूब मशरिक की जानिब अमृतसर के मशहूर कंपनी बाग है, जहाँ से एक सड़क मुजेठ की तरफ जाती है। मुजेठा मेरा आबाई कस्बा था। वहाँ से मैं बटाला, गुरदासपुर और जम्मू की तराई के इलाके की तरफ भाग सकता था। सवाल सिर्फ जेल की चारदीवारी से निकलने का था। मैं किसी खास मौके की तलाश में था। आखिर कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरे लिए एक मौका फराहम कर दिया। उस रोज सुबह ही से जेल में एक हलचल सी मच गई हुई थी। बैरकों के आगे पानी का छिड़काव किया जा रहा था। जेल के मेन गेट से चीफ वार्डन के ऑफिस तक सहन में सुर्ख रंग की बजरी बिछा दी गई थी। जेल के मुलाजिमों ने बाकायदा वर्दियां पहन ली थी। मालूम हुआ कि पंजाब के जेल खाना जात का कोई वजीर जेल का मुआयना करने आ रहा है। मैंने अपने जहन में तेजी से फरार की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। ज्यादा मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं थी, बस मुझे एकदम एक्शन के मैदान में कूद पड़ना था। फिर तख्त या तख्ता, जिंदगी या मौत। उस रोज हमें भी मुशक्कत पर लगा दिया गया। मैं भी दूसरे कैदियों के साथ जेल के कच्चे सहन में झाड़ू देने और कूड़ा करकट उठाकर बड़े ड्रमों में डालने पर लग गया। दिन के 11 बजे के करीब जेल का बड़ा आहनी गेट खोल दिया गया।
चीफ वार्डन और सुपरिटेंडेंट जेल और दूसरे अहलकार वगैरह गेट के अंदर बाहर कतार में खड़े हो गए थे और वजीर जेल खाना जात का इंतजार करने लगे। मैंने जो कुछ करना था वो मैंने पहले से सोच लिया था। चुनाचे में हाथ में झाड़ू पकड़े खिसक कर उस साइबान के करीब आकर खड़ा हो गया जहाँ गाड़ियां वगैरह पार्क की जाती थी। इतने में दूर से हूटर की आवाजें आने लगी। जेल के ओहदेदारों में हलचल सी मच गई। वो फूलों के हार और गुलदस्ते लिए गेट के करीब आ गए। हूटरों की आवाजें करीब होती जा रही थीं। उसके बाद 4 मोटरसाइकिल सवार नमूदार हुए जो एक गाड़ी के आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाते आ रहे थे। जैसे ही वजीर जेल खाना जात की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई, फजा मंत्री जी की जय के नारों से गूंज उठी। सब लोग वजीर की गाड़ी के इर्द गिर्द हुजूम बनाकर इकट्ठे हो गए थे। वजीर की गाड़ी चीफ वार्डन के ऑफिस के आगे खड़ी हो गई थी। पीछे 3 गाड़ियां थीं, जिनमें से एक वजीर के बॉडीगार्ड का दस्ता था। दूसरी गाड़ियों में भी कुछ महकमे के लोग और अखबार नवीस बैठे थे। ये तीनों गाड़ियां साहिबान के नीचे आकर खड़ी हो गईं। बॉडीगार्ड ब्रेन गन्ने उठाए वजीर साहब के साथ तेज तेज कदम उठाते चले गए। दूसरी गाड़ियों में जो लोग बैठे थे वो भी उधर को चल दिए। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक उसी जगह से कमांडो एक्शन शुरू करना था। मैंने गेट की तरफ देखा। जेल का आहनी गेट अभी तक खुला था और बंद नहीं हुआ था। तीनों गाड़ियां साहिबान के नीचे खाली खड़ी थीं। इनमें से 2 के ड्राइवर वहां से उस तरफ चले गए थे जहां वजीर साहब के इस्तकबाल करने वालों का हुजूम था और बारी बारी उनके गले में हार डाले जा रहे थे। एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। ये दुबला पतला हिंदू था। मैं झाड़ू देता हुआ गाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। मैंने गाड़ी में झांक कर देखा। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। ये गाड़ी भारत में तैयार की गई थी और स्याह रंग की छोटी गाड़ी थी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। कुदरत मुझे इससे ज्यादा वक्त दे नहीं सकती थी। मुझे जो कुछ करना था उस लम्हे कर गुजरना था। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। वहाँ कुछ फासले पर जेल के 2-4 जमादार खड़े थे। उनकी तवज्जो भी वजीर के इस्तकबाल करने वालों की तरफ थी। मैंने गाड़ी के अंदर निगाह डाली। मैं देखकर हैरान हुआ और खुश भी कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक स्टेन गन पड़ी थी। इससे ज्यादा कुदरत मेरे साथ और क्या मेहरबानी कर सकती थी। मैं झाड़ू देता गाड़ी के अकब में आ गया। यहाँ आते ही मैंने गाड़ी के ड्राइवर को आवाज देकर कहा, लाला जी यहाँ आकर देखें, गाड़ी नीचे से लीक हो रही है। दुबले पतले ड्राइवर ने जो बोनट से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था, गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, सर यहाँ आकर देखें, नीचे पेट्रोल गिर रहा है। ड्राइवर ने ताज्जुब से कहा, यहाँ पेट्रोल कहाँ से आ गया, और सिगरेट एक तरफ फेंक कर गाड़ी के पीछे आ गया। गाड़ी के पीछे सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। मुझे इस ड्राइवर को एक ज़र्ब लगानी थी। मेरी किस्मत का फैसला सिर्फ इस एक ज़र्ब पर था। अगर ड्राइवर मेरी ज़र्ब से आवाज निकाले बगैर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है या मर जाता है तो मेरे सामने रास्ता साफ था, क्योंकि जेल का गेट अभी तक खुला था। मैं गाड़ी के नीचे सर डालकर देख रहा था। ड्राइवर ने कहा, तुम पीछे हटो, मुझे देखने दो कहाँ तेल लीक हो रहा है। मैं उठ खड़ा हुआ। सर नीचे देखें, बड़ा तेल गिर रहा है। ड्राइवर वर्दी पोश था और उसने सरकारी ड्राइवरों वाली टोपी पहनी हुई थी। उसने टोपी उतारी और गाड़ी को नीचे से देखने लगा। जैसे ही वो झुका, मैंने उसकी गर्दन पर उस जगह जहां गर्दन की हड्डियों के मोहरे खोपड़ी की हड्डी में जाकर मिल जाते हैं, पूरी ताकत से मुक्का मारा। मेरी ज़र्ब शदीद थी। ड्राइवर नीचे गिर पड़ा। मैंने ये भी न देखा कि वो बेहोश हुआ है कि नहीं। उसकी टोपी जो जमीन पर पड़ी थी उठाकर अपने सर पर डाली और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी को पहले गियर में डाला और गाड़ी को तेजी से साहिबान के नीचे से निकालकर जेल की दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़े चौकीदार और गार्ड के सिपाहियों ने मंत्री के साथ आने वाली गाड़ी पर लगे हुए कांग्रेसी झंडे को देखा तो पीछे हट गए। जब मैं तेजी से उनके सामने से गाड़ी निकालकर गेट से निकला तो उन्होंने झुककर गाड़ी के अंदर देखा। मेरा कुर्ता पाजामा जेल के कैदियों वाला था, मगर सर पर ड्राइवर की कैप थी। ड्राइवर की कैप ने उन्हें एक लम्हे के लिए मुगालते में डाला और उस 1 सेकंड के वक्फे में मेरी गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ गेट से निकल गई। मुझे नहीं मालूम पीछे क्या हुआ, किसने मुझे पहचाना, किसने साहिबान के नीचे ड्राइवर की लाश देखी, कौन मेरे पीछे भागा। मैं 99% वाली मौत के मुंह से निकल आया था। मौत अब भी मेरे सर पर मंडला रही थी, लेकिन इसका इम्कान 50% था। 50% मेरे निकल जाने का इम्कान भी था। बड़ी सड़क पर पहुंचने से पहले जेल के गेट के आगे जो कच्ची सड़क थी और जिस पर सुर्ख रंग की बजरी पड़ी थी और कहीं कहीं मंत्री जी के इस्तकबाल के लिए झंडियां भी लगी थीं, वो सड़क मेरी गाड़ी ने आनन फानन पार कर ली। सड़क की बजरी गाड़ी के नीचे जोर जोर से टकरा कर शोर मचाती रही और मैं गाड़ी को लेकर बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ से मैं उस सड़क पर जाना चाहता था जो कंपनी बाग की माल रोड कहलाती थी और जहाँ आकर एक सड़क मुजेठे की तरफ निकल जाती थी। उस सड़क का नाम भी मुजेठ रोड ही था, मगर जल्दी में और तेज रफ्तारी में मैं गाड़ी उस तरफ न निकाल सका और गाड़ी उस सड़क पर आ गई जो डाक खाने की और रियाल्टो सिनेमा के आगे से होती हुई बड़े अस्पताल की तरफ चली जाती थी। उस तरफ से भी बड़े अस्पताल से आगे जाकर मुजेठ रोड की तरफ से निकल सकता था। सड़क पर ट्रैफिक जरूर थी, मगर मैंने गाड़ी की रफ्तार कम न की और जिस कदर महारत से ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल सकता था निकाल कर ले जा रहा था। क्रिस्टल रेस्टोरेंट के पास आकर मैंने गाड़ी को बड़े अस्पताल की तरफ डाल दिया। यहाँ आकर पहली बार मुझे पीछे मोटरसाइकिलों की हूटर की आवाज सुनाई थी।
जेल खाना जात के मंत्री के मोटरसाइकिल मेरे पीछे लगे हुए थे। मैंने इस गाड़ी को बदलने का फैसला कर लिया। मैं गाड़ी से निकलकर पैदल नहीं चल सकता था। मैं कैदियों के लिबास में था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। मैंने अस्पताल के दरवाजे की तरफ निगाह डाली। वहाँ 2 तांगे और एक रिक्शा था। मैंने गाड़ी अस्पताल की कंपनी बाग की साइड वाली दीवार की तरफ घुमा दी। उस तरफ आगे जाकर अस्पताल का छोटा सा दरवाजा था। मेरी नजर दूर से एक एम्बुलेंस पर पड़ी जो आकर अभी अभी खड़ी हुई थी और उसके अंदर से 3 आदमी एक स्ट्रेचर पर पड़े मरीज को निकालकर अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। एम्बुलेंस का ड्राइवर उतरकर स्ट्रेचर के साथ ही अस्पताल के छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा कि उसके दूसरे पट को भी खोल दे। मैंने तेजी से करीब जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाए। गाड़ी से निकलकर एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी का इंजन चल रहा था। मैंने गियर लगाकर रेस दी और एम्बुलेंस को लेकर रामबाग की तरफ गाड़ी को डाल दिया। मैं ड्राइवरों वाली टोपी उतार कर दूसरी सीट पर रख दी। इस इलाके में रश न होने के बराबर था। मैं गाड़ी को लेकर कंपनी बाग की सड़क पर पूरी रफ्तार से चला था। छोटी नहर के पुल पर से होता हुआ मुजेठे रोड पर निकल आया। अब मोटरसाइकिलों के हूटर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं इन लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गया था। यहाँ से आगे मुझे सारे रास्ते का इल्म था। मुजेठ रोड पर मैं एम्बुलेंस की गाड़ी को भगाए लिए जा रहा था। जो कोई देखता यही समझता कि मैं किसी मरीज को अस्पताल लिए जा रहा हूँ। मैं इस एम्बुलेंस से भी निजात हासिल करना चाहता था, क्योंकि अस्पताल के छोटे दरवाजे पर मंत्री की गाड़ियों के साथ आने वाली पुलिस की गाड़ी को खाली देखकर वो लोग समझ गए होंगे कि मैं वहाँ से एम्बुलेंस लेकर फरार हुआ हूँ। मगर मुजेठ रोड पर कोई दूसरी गाड़ी कहीं नहीं थी। वहाँ या तो 1-2 रिक्शा नजर आए या बैल गाड़ियाँ चलती जा रही थी या 2-3 सिख साइकिल पर सवार चले जा रहे थे। मैं पुराने पुल पर से भी गुजर गया। मुजेठ रोड छोटी सड़क थी जिसके दोनों जानिब टालियों के दरख्त थे। हूटरों की आवाजें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सामने लगे आईने में से बराबर पीछे देख लेता। पीछे सड़क दूर तक खाली थी। मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार हल्की कर दी और एक तरफ घुमाकर उसे झाड़ियों के पीछे डाल दिया। मुझे एम्बुलेंस के अंदर वाली आमने सामने की सीटों पर कुछ सफेद चादरें पड़ी नजर आईं। मैंने अंदर घुसकर उन्हें उलट पलट कर देखा। वहाँ मुझे खद्दर का कुर्ता पाजामा मिल गया। शायद किसी मरीज का उतारा हुआ था। मैंने कैदियों वाले कपड़े उतार कर खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लिया और एम्बुलेंस को चलाता वहाँ से निकल गया। आगे कुछ फासले पर बड़ी नहर का रेलवे पुल था। इस पुल पर से रेलवे गाड़ी गुजरती थी। उस वक्त पुल खाली था। मैं फाटक उबूर करके पुल की दूसरी तरफ आ गया। वहाँ सड़क कच्ची और मजीद छोटी हो गई थी। ये कच्ची सड़क मुजेठ कस्बे में से गुजरती हुई आगे गुरदासपुर की तरफ जाती थी। एम्बुलेंस को वहाँ छोड़कर पैदल चलना खतरनाक था। मैं गाड़ी की रफ्तार हल्की करके उसे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ाता गया। खेतों में सिख किसान हल चला रहे थे और कहीं मवेशियों का चारा काटते नजर आ रहे थे। एम्बुलेंस उनके करीब से गुजरती तो वो आंखें उठाकर एम्बुलेंस की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। मुजेठ कस्बा आ गया। मुझे अपना बचपन याद आया। छोटी शहीद बहन कुलसूम याद आ गई। अपने मरहूम वालिद साहब याद आए। दिल की अजीब कैफियत हो गई। मुजेठ गांव भी पीछे रह गया, जहां से कच्ची सड़क गुरदासपुर जाने वाली पक्की सड़क से आकर मिल जाती थी। मैं एम्बुलेंस को लेकर पक्की सड़क पर आ गया। दूर से एक रेलवे स्टेशन को देखा जहां एक गाड़ी खड़ी थी। इंजन का रुख गुरदासपुर की तरफ था। मैंने गाड़ी को खेतों में छोड़कर ट्रेन में सवार हो जाने का फैसला किया और एम्बुलेंस को तेजी से चलाता रेलवे स्टेशन के करीब खेतों के किनारे झाड़ियों की ओट में रोक दिया। मैं झाड़ियों में से होकर रेलवे लाइन पर आ गया और स्टेशन की तरफ चलने लगा। ट्रेन खड़ी थी। ये छोटा सा देहाती स्टेशन था। मुसाफिर डिब्बों में चढ़ रहे थे। इंजन ने सीटी बजाई। मैं रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ इंजन की छक छक की आवाज बुलंद हुई और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। मैंने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के आखिरी डिब्बे में सवार होने में कामयाब हो गया। ये गार्ड का डिब्बा था। गार्ड सिख था। वो डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा इंजन की तरफ मुंह करके सब्ज झंडी हिला रहा था। मुझे उसी ने हाथ से पकड़कर डिब्बे में सवार करवाया था। कहने लगा, ओए मामा, घरों छेती निकल आना था। मैंने कहा, सरदार जी देर हो गई। मैं गार्ड के लकड़ी के बड़े बक्स के पास फर्श पर ही बैठ गया। सिख गार्ड उस वक्त तक दरवाजे में ही खड़ा सब्ज झंडी हिलाता रहा जब तक कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल नहीं गई। फिर वो झंडी लपेटकर दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर खोलकर उस पर कुछ इंतराज करने लगा। मैं चुपचाप बैठा रहा। रजिस्टर एक तरफ रखकर उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, जी जाना तो मुझे जम्मू है सरदार जी, पता नहीं ये गाड़ी कहाँ जाएगी। सरदार जी ने सख्त लहजे में कहा, तो तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम कौन सी गाड़ी में सवार हुए हो? टिकट भी लिया है तुमने कि नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, इसका मौका नहीं मिला। गार्ड ने अपनी वर्दी वाली बुशर्ट की बड़ी जेब में से कॉपी निकाली और बोला, निकालो 10 रुपए, मैं तुम्हें अभी जम्मू का टिकट बना देता हूँ। मैं तुमसे आधा जुर्माना ले लूंगा, निकालो 9 रुपए। मैंने यूं ही अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा और हैरान होकर कहा, सरदार जी मेरे पास 10 रुपए का नोट था, भागते हुए लाइन पर गिर गया है। सिख गार्ड ने मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा।
बोला, मैं तुम जैसे दाव सफर करने वालों की एक एक रग पहचानता हूँ। अगले स्टेशन पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने उसे एक ऐसी दर्दनाक घरेलू कहानी घड़कर सुनाई कि सादा दिल सिख गार्ड का दिल पसीज गया। कहने लगा, कोई गल नहीं काका, मैं तुम्हें अपने डिब्बे में बिठा कर जम्मू ले चलूंगा, फिक्र न करो। मैं इस एतबार से मुतमईन हो गया कि मैं ट्रेन में बगैर टिकट महफूज सफर कर सकूंगा। लेकिन इस बात का खतरा मौजूद था कि आगे किसी स्टेशन पर पुलिस ट्रेन को महासरे में लेकर मुझे गिरफ्तार न कर ले। मगर ये खतरा हर हालत में मुझे मोल लेना था। ट्रेन चलती रही। सिख गार्ड बड़ा रहमदिल आदमी साबित हुआ। उसने एक स्टेशन पर मुझे खाना भी खिलाया। इसी तरह सफर करते करते ट्रेन जम्मू तवी के स्टेशन पर पहुंच गई। मैंने सरदार साहब का शुक्रिया अदा किया और नमस्ते कहकर ट्रेन से उतरने लगा तो सिख गार्ड बोला, ओए ठहर जाओ, गेट से कैसे बाहर निकलोगे? तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सिख गार्ड मुझे अपने साथ स्टेशन के बाहर निकाल कर ले गया और कहने लगा, आगे से कभी दौड़कर गाड़ी पकड़ने की कोशिश न करना, अब जाओ, रात हो चुकी है। मैं रात जम्मू में नहीं गुजारना चाहता था और रात को श्रीनगर की तरफ कोई लारी नहीं चलती थी। मैं ट्रकों के अड्डे पर आ गया कि किसी ट्रक में बैठकर ही अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। ट्रक माल लेकर जम्मू से रात को भी श्रीनगर की तरफ चलते रहते थे। ट्रकों के अड्डे पर सिर्फ एक ट्रक खड़ा था जिस तरफ खाली बोरियां यानी बारदाना लादा जा रहा था। एक आदमी अपनी निगरानी में माल लदवा रहा था। उसने जम्मू के हिंदुओं वाली टोपी और तंग मोरी का पाजामा और छोटा कोट पहन रखा था। हाथ में छड़ी थी। उसके पास एक सिख भी खड़ा था जो ट्रक का ड्राइवर था। मैं हिंदू लाले से बात नहीं करना चाहता था। जब वो वहाँ से हट गया तो मैंने सिख ड्राइवर से कहा कि श्रीनगर में मेरी माता जी बड़ी सख्त बीमार हैं। मेरे पास लारी का किराया नहीं है, मुझे अपने साथ श्रीनगर तक ले जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सिख ने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी, हंस पड़ा, कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, नारायण दास। जम्मू अपने भैया जी से मिलने आया था, वो तो मिला नहीं, सारे पैसे खर्च हो गए। सिख ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जवान आदमी हो, कहीं मेहनत मजदूरी करके किराया बना लेते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ट्रक के पीछे बैठना होगा, आगे मेरे साथ मेरा क्लीनर और ठेकेदार बैठेगा। मैंने खुश होकर कहा, आपकी बड़ी कृपा है सरदार जी, मैं पीछे ही बैठ जाऊंगा। ट्रक तह दर तह लगी खाली बोरियों से भरा हुआ था। मैंने पीछे बोरियों में अपने बैठने के लिए जगह बनाई और बैठ गया। ट्रक का पिछला दरवाजा नहीं था, एक 3 फुट ऊंची लकड़ी का तख्ता था जो पीछे लगा दिया गया था। मैं तख्ते और बोरियों के दरमियान बैठ गया। ट्रक श्रीनगर की तरफ चल पड़ा। आम लारियां जो जम्मू से श्रीनगर जाती हैं वो रास्ते में पीर पंजा में रात गुजारती हैं, मगर ये ट्रक वो सारी रात और अगला सारा दिन चलता रहा। दूसरे दिन दोपहर के बाद हम मकबूजा कश्मीर की वादी में दाखिल हो गए थे। मैं बड़ा मुतमईन था कि अपना मुजाहिद साथियों के पास पहुंचने वाला हूं। ट्रक एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। एक वादी आती, गुजर जाती, फिर दूसरी वादी और गहरी घाटियां ऊपर से नजर आने लगती। सड़क तीसरे पहर श्रीनगर के नवाही पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ तो एक जगह रुक गया। मैं ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान ऊँघ रहा था। सारी रात कश्मीर की पहाड़ी सर्द हवाओं के थपेड़ों ने सोने नहीं दिया। बोरियां बंधी हुई थी, वरना मैं इनमें से 2-3 बोरियां अपने ऊपर कर लेता। उस वक्त ट्रक की रफ्तार पहले ही हल्की थी। वो एक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद ढलान पर उतरने लगा था कि अचानक उसे ब्रेक लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी सड़क की दाएं जानिब टीले की दीवार के साथ आकर रुक गया। रास्ते में भी ट्रक कई जगह पर रुका था, कहीं महसूल देने के लिए, कहीं टैक्स देने के लिए और कहीं ड्राइवर और ठेकेदार चाय पीने के लिए उतरे थे। मैं यही समझा कि ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रक को रोका है। मैंने सर उठाकर देखा, अकब में पहाड़ी सड़क पर दोनों जानिब कोई चाय का खोखा या दुकान नजर नहीं आई। इतने में आगे से भारी कदमों की आवाज करीब आने लगी। मेरा माथा ठनका क्योंकि ये आवाज फौजी बूटों की थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि 4-5 डोगरा फौजी पीछे आ गए। इनमें एक हवालदार था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और पूछा, कौन हो तुम? श्रीनगर कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मेरा नाम नारायण दास है। श्रीनगर के हिंदवाड़ा मोहल्ले में मेरी पंसारी की दुकान है। मैंने कुछ ऐसे एतमाद से ये बातें की कि डोगरा हवालदार मेजर ट्रक के ठेकेदार और ड्राइवर से जो इन फौजियों के साथ ही पीछे आए थे कहने लगे, चलो जाओ, आगे किसी फालतू आदमी को ट्रक पर मत बिठाना, तुम्हें पता नहीं कि इधर कश्मीरी गोरिल्ला अटैक करते रहते हैं। हिंदू ठेकेदार और सिख ड्राइवर ने बड़ी लजाजत से कहा कि वो आइंदा कभी किसी फालतू आदमी को ट्रक पर नहीं बिठाएंगे और ट्रक चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत नाजिल होते होते दूर हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ट्रक पहाड़ी सड़क पर थोड़ी दूर तक चलता रहा, फिर एक तरफ होकर रुक गया। मैंने सोचा कि फिर डोगरा फौजियों ने चेकिंग के लिए रोका होगा, मगर इस दफा डोगरा फौजियों की बजाय ट्रक का ड्राइवर और हिंदू ठेकेदार आ गए। हिंदू ठेकेदार ने मुझे ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, चलो उतरो यहाँ, तुम्हारी वजह से हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, आगे फिर फौजी चेक पोस्ट है। सिख ड्राइवर कहने लगा, यहाँ नीचे घाटी में एक रास्ता श्रीनगर को जा निकलता है, हम तुम्हें उससे आगे नहीं ले जा सकते, फौज जबरदस्त चेकिंग कर रही है, उतर जाओ यहाँ। मैं खामोशी से ट्रक से उतर पड़ा। मेरे उतरते ही ट्रक आगे रवाना हो गया। मैं नीचे घाटी में उतरने की बजाय पहाड़ी सड़क पर एक तरफ होकर चलने लगा। कश्मीर की पहाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं। अभी सूरज इन पहाड़ियों के ऊपर ही था और दिन की रोशनी पहाड़ियों पर पड़ रही थी कि मैं इन पहाड़ियों को पहचान गया।
इनकी दूसरी तरफ श्रीनगर की वादी थी। ज्यादा से ज्यादा मुझे एक पहाड़ी का फासला तय करना था। ये मैंने गलती की थी कि इस पहाड़ी सड़क पर पैदल चल पड़ा। डोगरा फौजियों ने कहा था कि इधर कश्मीरी गुरीलों का अटैक होता है। इस एतबार से ये इलाके डोगरा फौजी यूनिट की सरगर्मियों की जद में थे और इनकी फाइटिंग पेट्रोल पार्टियां जरूर आसपास मौजूद होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि दूसरी पहाड़ी की ढलान पर नीचे घाटी में उतर जाऊंगा। मैं एक मोड़ घूमकर पहाड़ी सड़क की दूसरी जानिब आया तो देखा कि सामने पहाड़ी के सामने लगे हुए 3 बहुत बड़े फौजी ट्रक खड़े हैं। 10-12 डोगरा फौजी सड़क पर ब्रेन गन्ने लिए खड़े ऊपर पहाड़ी की चोटी की तरफ देख रहे हैं। मैं वहीं से वापस होने लगा तो एक फौजी ने मुझे देख लिया और ब्रेन गन का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, हार्ट, कौन हो तुम? मैं रुक गया। 3 फौजी दौड़कर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने कहानी घड़कर उन्हें सुनाई तो उनमें से एक ने पूछा, कश्मीरी मुसलमान हो? मैंने जल्दी से कहा, नहीं जी, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम नारायण दास है। दूसरे फौजी ने, जो लांस नायक था, पहले फौजी से कहा, ये झूठ बोलता है, ये कश्मीरी गुरीला है, इसकी पतलून उतार कर देखो। दूसरे लम्हे उन्हें मेरे मुसलमान होने का यकीन हो गया। एक डोगरे ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया गुरीला साहब। दूसरे फौजी भी मेरे पास दौड़ कर आए। उन्होंने मुझे मुक्के और ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। फिर मुझे घसीटते हुए उस तरफ ले गए जिधर ट्रक खड़े थे। इन ट्रकों में फौजी नहीं थे, ऊपर तरपालें पड़ी हुई थी। इनमें एमुनिशन और राशन वगैरह होगा। ये सप्लाई के ट्रक थे जो आगे वादी में भारतीय फौजी यूनिटों में जा रहे थे। मुझे अगले ट्रक में 2 फौजियों के दरमियान फंसा कर बिठा दिया गया। मालूम हुआ कि ये किसी खतरनाक कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में थे, जिसके बारे में इन्हें बताया गया था कि वो इसी जगह मौजूद है और उन्होंने मुझे वही कश्मीरी गुरीला समझकर पकड़ लिया था। ट्रक सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ रेंगने लगा। मैं अगले ट्रक में था। हमारे पीछे दूसरे दोनों ट्रक आ रहे थे। मैं दोनों भारतीयों के दरमियान फंस कर बैठा हुआ था। तीसरा भारतीय फौजी ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था। एक फौजी ने मेरी गर्दन दबोच कर मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। दूसरे फौजी ने कहा, इसको बाहर निकाल कर शूट कर दो। पहले फौजी ने मेरी गर्दन छोड़ दी और बोला, यूनिट में ले जाकर पहले इससे दूसरे गुरीलों के ठिकाने का तो पता चला लें, उसके बाद इसकी गर्दन काट डालेंगे, गोली इस पर जाया नहीं करेंगे। तीनों भारतीय फौजी ट्रक एक पहाड़ी से उतरकर दूसरे पहाड़ी के गिर्द सांप की तरह बल खाती सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि अचानक से ऊपर से तड़ातड़ फायरिंग शुरू हो गई। ड्राइवर फौरन ब्रेक लगाकर चीखा, कश्मीरी गुरीले इधर भी हैं, नीचे उतरकर पोजीशन संभालो। दोनों फौजी मुझे पकड़कर मेरे साथ ही ट्रक में से बाहर निकलकर झाड़ियों में बैठ गए। एक फौजी ने ब्रेन गन की नाली मेरी गर्दन के साथ लगा दी। दूसरा फौजी और ट्रक ड्राइवर दोनों ऊपर की तरफ फायरिंग करने लगे। दूसरे ट्रकों में जो भारतीय फौजी बैठे थे उन्होंने भी ट्रकों से छलांगे लगा दी थी और ट्रकों से दूर हटकर झाड़ियों के पीछे पोजीशन लेकर ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे थे। ऊपर से मशीन गन्नों का फायर आ रहा था। गोलियां ट्रकों से टकरा कर फट रही थी। ये कश्मीरी मुजाहिद थे जो घात लगाए बैठे थे और इन सप्लाई वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।